हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2020 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 हम करने जा रहे हैं अपनी पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो करंट अफेयर्स का मॉक है ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी एग्जाम में और पीएससी एग्जाम में। आप चाहें तो जो मॉक टेस्ट से कंसर्निंग क्वेश्चंस होते हैं वो नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन एवरीडे बेसिस। इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से बनाए गए हैं और जो इस बार कट ऑफ रखी गई है दैट इज 118। तो 118 से ऊपर या इसके इक्विवेलेंट आपके मार्क्स आते हैं तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस समझी जाएगी और ये कहा जाएगा कि यहाँ पे आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स चले गए हैं। अगर 100 से 118 में आपके मार्क्स आते हैं तो ये अनसर्टेन जोन होता है और कोशिश आपको करनी है कि अपर ब्रैकेट्स में आने की। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एमपी लैट फंड जो आपका होता है। पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है द फंड्स रिलीज्ड अंडर द स्कीम आर लैप्सेबल। जो फंड एमपी लैट स्कीम में होता है वो लैप्सेबल होता है। एमपी लैट इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमपी लैट जो फंड होता है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है 100%। द एनुअल एमपी लैट फंड एंटाइटलमेंट पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 5 करोड़। तो हर एमपी को 5 करोड़ रुपए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे, रीजन बीइंग ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस आपके रिविजन कराने के लिए किया जा रहा है और साथ में ही आपको ये देखना है कि आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो कंसर्निंग वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसके आंसर को सोच लिया होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है बिकॉज ये जो फंड होता है इट इज नॉट लैप्सेबल। हालांकि अगर बात करी जाए फंडिंग कहाँ से आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है, बिल्कुल ठीक है। और पर एमपी जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी क्योंकि कोविड की वजह से इस फंड को भी यूज करने की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है वन टाइम एक्सेप्शन बनाई जाएगी और इस फंड को हम जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको परचेज करने के लिए भी यूज कर पाएंगे, मतलब एमपी इसको यूज कर पाएंगे। तो नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि अर्थ आर के बारे में है। रिसेंटली अर्थ आर को हमने मार्च 28 को ऑब्जर्व किया था और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अर्थ आर को ऑर्गेनाइज करती है। तो कौन करता है? ग्रीन पीस करती है, WWF, WEF, यूनिसेफ। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट को अर्थ आर को ऑर्गेनाइज करती है। और मार्च 28 को भी ये अर्थ आर जो था ऑर्गेनाइज किया गया था 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शाम के टाइम में। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने घर की सारी लाइट्स जो होती हैं वो स्विच ऑफ करेंगे 1 घंटे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्काईटेक आयरन। स्काईटेक आयरन के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर निधि प्रयास प्रोग्राम। इसे निधि प्रयास प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द वायरल लोड ऑफ इन्फेक्टेड एरियाज विद इन अ रूम सिग्निफिकेंटली विद इन एन आवर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये वायरल लोड को कम करती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ये भी हो सकता है। ICMR हैज़ रिलीज्ड 1 करोड़ टू मैन्युफैक्चर एंड स्केल अप द प्रोडक्ट। तो ICMR ने अभी 1 करोड़ रुपए रिलीज किए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए साइटेक आयरन जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिससे वायरल लोड, मान लीजिए एक एरिया है इसमें जो वायरल लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको बहुत कम टाइम में अगर कम करना है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जिसे कि डेवलप किया गया निधि प्रयास प्रोग्राम के अंतर्गत। ये बिल्कुल ठीक है। और ICMR का जो काम है वहाँ पैसा रिलीज करना नहीं है, अप्रूवल देना इसका मेजर काम होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा ए। निधि की फुल फॉर्म भी एक बार जान लेते हैं। निधि है स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, क्योंकि साइटेक एरोन जो एक इनोवेशन है वायरल लोड को एक पर्टिकुलर एरिया में कम करने के लिए, इसी वजह से निधि को यूज किया जा रहा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसमें वेरियस आइडियाज और इनोवेशंस को नर्चर किया जाता है सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन एमपी लैड फंड के बारे में है। पूछा गया कि किस के अंडर में ये आता है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मॉस्पी के अंदर आता है, या कुछ और ही ऐसी चीज है, कुछ और ही एजेंसी या मिनिस्ट्री जिसके अंदर ये आता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए अगर आपको याद हमने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये शुरू में आया करता था, बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएम केयर्स फंड के बारे में है और पूछा गया कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ पीएम केयर्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेंबर्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो आपसे पूछा गया। मैं आपको बता दूं रिसेंटली न्यूज़ भी थी कि पीएम केयर्स के अंदर जो भी पैसा डाला जाएगा
वहाँ पे वो टैक्स डिडक्शन के लिए आपके लिए क्वालिफाई होगा। और ये चीज़ बताई भी किसने थी? आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये चीज़ बताई थी कि जो चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड है या स्टेट रिलीफ फंड है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन पीएम केयर्स फंड क्वालिफाई होगा। अब बात करी जा रही है कि मेंबर्स कौन कौन से आते हैं। क्या डिफेंस मिनिस्टर इसमें आते हैं? व्हाट अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर? सोचिए तीनों में से कौन आता है। चलिए फुल फॉर्म बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है जो कि अभी कोविड-19 के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे तीनों ही मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो। आंसर हमारा हो जाएगा ए। और यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज भी है जो कि आप फॉलो करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि 10th शेड्यूल के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 10th शेड्यूल के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 10th शेड्यूल जो था उसको इंसर्ट किया गया था कब? 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर टू द प्रेसिडेंट। जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको किसको रेफर किया जाता है? अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड पर है तो उसे प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है। ये भी हो सकता है। ओरिजिनली the act provided that the decision on the presiding officer is final and cannot be questioned in any court। ओरिजिनली क्या था कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिफेक्शन के ऊपर अपनी रूलिंग दे देगा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा कोर्ट के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। 10th शेड्यूल जो है इसको इंसर्ट किया गया था 52nd अमेंडमेंट से और डिफेक्शन के कंसर्निंग ये था 1985 के अंदर। लेकिन अगर आप तीसरी स्टेटमेंट देखें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आना चाहिए कि प्रेसिडेंट का रोल इसमें होने के चांसेस कम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन रेफर किया जाता है किसको किया जाता है? ये किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, प्रेसिडेंट को नहीं किया जाता है। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे बी द स्पीकर और द चेयरमैन, कोई भी हो सकता है दोनों में से। और तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं कि ओरिजिनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता था उसे जुडिशियल रिव्यू में नहीं लेके जा सकते थे, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में ये प्रोविजन भी ऐड कर दिया गया, मतलब अब जो है जुडिशियल रिव्यू उसका कराया जा सकता है। ओरिजिनली वर्ड अगर नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती, क्योंकि ओरिजिनली वर्ड दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिएगा 10th शेड्यूल में कियोतो हॉलन केस था जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन हम इसे रीड करेंगे। पहली कहती है द स्कीम ऑफर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉइज। तो ये स्कीम होती है, ये फैक्ट्री एम्प्लॉइज के लिए होती है। द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर ईच कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ द एम्प्लॉइज बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस टुवर्ड्स ईपीएफ। इसमें 10% जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन एज पर करंट लॉज अ पर्सन वॉलंटरी बिकम्स अ मेंबर ऑफ ईपीएफ इफ हिज मंथली सैलरी डज नॉट एक्सीड 15,000। तो मंथली सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा नहीं होती है तो उसको वॉलंटरी इसका मेंबर बनाया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द स्कीम ऑफर्स द इंस्टीट्यूशन प्रोविडेंट फंड फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉइज। देखिए फैक्ट्री एम्प्लॉइज के जो एम्प्लॉय होते हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके लिए तो होती है, और इसके अलावा काफ़ी सारे और लोगों के लिए भी होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्री एम्प्लॉइज और किसके लिए ये ईपीएफ की जो स्कीम है ये होती है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है। उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 12%। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर हमारी मेंबरशिप होती है क्या वो वॉलंटरी होती है? देखिए वॉलंटरी और मैंडेटरी दोनों होती है। अगर 15,000 से कम सैलरी है, जैसे कि इस केस में कहा गया, तो वहाँ पे तो ये मैंडेटरी हो जाती है। तो इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन 15,000 से ज़्यादा सैलरी होती है तो इट बिकम्स वॉलंटरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। और आप बताइएगा अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्री एम्प्लॉइज और कौन कौन लोग इसमें होते हैं ईपीएफ स्कीम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन के बारे में पूछ रहा है कि कौन होते हैं। क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी अगेन कोविड-19 की वजह से इन यूज में थी, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं होम सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर के ऊपर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर बनाए हैं, और इनका जो यूज़ है, इनकी जो यूटिलिटी है वो है वॉलेट्स को सैनिटाइज करना, पर्सेस को सैनिटाइज करना, स्मॉल आइटम्स जो होते हैं उनको सैनिटाइज करना। सोचिए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने ये बनाया है। चलिए तो आंसर है आईआईटी बॉम्बे। पीसीएस में यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ जाते हैं स्ट्रेट अवे, तो उनका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस फुल्ली एक्सेसिबल राउट। तो FAR जो मैकेनिज्म है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो हम ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि मैकेनिज्म है क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया है, लॉन्च किया है, या सेबी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है, या फिर RBI ने किया है। सोचिए है क्या, और फिर किसने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा।
चलिए, रिसेंटली इसे अप्रैल 1 से ही इंप्लीमेंट किया गया, इसका नाम है फुली एक्सेसिबल राउट, जिसे आरबीआई लेके आया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद होगा क्या, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट की कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के अंदर फ्रॉम अप्रैल 1, और ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एफएआर के बारे में, फुली एक्सेसिबल राउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि निधि प्रोग्राम के बारे में है। और निधि प्रोग्राम के बारे में पूछा गया कि इसमें से किसने लॉन्च किया, क्या आरबीआई ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमएसएमई। ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर पाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आपने पिछले 10 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान लगाकर किया है। अगर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वहां पर आपसे कोई चूक हुई है, रीडिंग में आपका उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बार आपको यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा होगा कि 13 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं 67 से रिलेट करता होगा, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 67 का आप आंसर कर पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना है ताकि एक क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने में। तो यहाँ पे सोचिए निधि प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया होगा। चलिए, अभी पीछे हमने देखा था निधि प्रोग्राम के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निधि को लॉन्च किया, और वेरियस जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पर इसको जो सीडिंग होती है वो करने में ये हेल्प करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरोना वायरस के ऊपर है, और पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कोरोना वायरस के बारे में। पहली कहती है द नोवल कोरोना वायरस हैज अ लिपिड एनवलप। इसमें एक लिपिड एनवलप होता है। सोप बीइंग ए डिटर्जेंट डिस्ट्रॉय दिस एनवलप। तो सोप जो होता है इस एनवलप को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। द एनवलप लेयर इज डिसरप्टेड व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद हैंड सैनिटाइजर विद मोर देन 60% एल्कोहल। अगर किसी भी हैंड सैनिटाइजर में 60% से ज़्यादा एल्कोहल होता है तो वो इस एनवलप को डिसरप्ट कर सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए इसमें कोरोना वायरस के बारे में बात करी जाए तो यस, इसमें एक लिपिड एनवलप होता है जिसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये जो है आपके कांटेक्ट में आने में, स्किन कांटेक्ट आने में पेनिट्रेट कर सकता है। और सोप हो या फिर जो सैनिटाइजर होता है जहाँ पे अल्कोहल की जो मात्रा है वो 60% से ज़्यादा होती है, दोनों ही केसेस में इसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी होती है। अदरवाइज प्रॉब्लम जो होती है वो सस्टेन कर सकती है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दी और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है SEZ यूनिट्स मे बी सेट अप फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ सकती हैं, हो सकता है। SEZ आर ड्यूटी फ्री एनक्लेव, ये ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं। एंड SEZ आर डीम्ड टू बी इंडियन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। तो ये जो होते हैं इनको इंडियन टेरिटरी ही माना जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए जाते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के आपको टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं, क्योंकि जो बेसिक पर्पस होता है इसका वो एक्सपोर्ट करना होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं, तो ये तो पता चली गया क्योंकि काफ़ी सारी टैक्स और ड्यूटी एग्जम्पशंस यहाँ पे दी जाती हैं। और यहाँ पे सिर्फ गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस करी जाती है, वेरियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है। एंड फॉर दिस पर्पस मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया के अंदर ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहा है इस, और काफ़ी सारी ड्यूटीज़ जो आपकी पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसी वजह से इसे फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, इंडियन टेरिटरी नहीं माना जाता, फॉर द वेरी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज कम अप विद द पोर्टल नेम स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो एक पर्टिकुलर पोर्टल के साथ आई है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो नेशनल्स हैं वो इंडिया में फंसे हुए थे, उनके लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया ताकि वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है उनकी कंट्रीज़ के कंसर्निंग, हमारी कंट्री के कंसर्निंग उनको मिलती रहे। अदरवाइज कोई तरीका तो है नहीं कि कंट्री में हो क्या रहा है, तो एक पोर्टल बना दिया गया है फॉरनर्स के लिए ताकि वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएँ इन्फॉर्मेशन को। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और जो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे स्टक हो गए हैं इंडिया के अंदर, वो अपनी होमलैंड में कैसे वापस जा पाएंगे, उनसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है, और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है ना। पहली स्टेटमेंट कहती है द करंट बेस ईयर फॉर IIP सीरीज ऑफ इंडिया इज 2010 एंड 11। तो यहाँ पे बेस ईयर 2010-11 होता है। एंड इट मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसका जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होते हैं उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर, उसको मेजर करना। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एनुअली, एनुअली इसे कंपाइल और पब्लिश किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस, शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होते हैं उसको मेजर करता है वॉल्यूम के अंदर। किसी भी मान लीजिए आप एक कमोडिटी को
इसके अंदर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ होती है जिसको ट्रेस करता है। आई थिंक 600 प्लस कमोडिटीज़ होती हैं, उनके जो वॉल्यूम प्रोडक्शन होती है उसमें शॉर्ट टर्म चेंजेस जो आ रहे हैं उसको देखते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म चेंजेस की बात करें तो इसे एनुअली तो पब्लिश नहीं किया जाता होगा, शॉर्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे इसे मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सेकंड आपकी करेक्ट है। तो आपने देखा ना सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, यहाँ एनुअली लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था शॉर्ट टर्म चेंजेस। तो दोनों में से अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा या तो 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है, दोनों तो नहीं हो सकते। और दोनों नहीं हो सकते तो इसलिए सी और ए तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ दिमाग लगाइएगा वहाँ पर ताकि आपके क्वेश्चंस में एलिमिनेशन आप कर पाएँ। अब बात करते हैं बेस ईयर की। देखिए बेस ईयर इसमें 2011-12 होता है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होने की यहाँ पे वजह से, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है वो तो इनकरेक्ट ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न्यूज़ में काफ़ी था, तो इसके पूरे जो इनसाइड आउटसाइड इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अभी पूछा जा रहा है कि कौन इसको कंपाइल और पब्लिश करता है, क्या मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आईपी के बारे में बता ही चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म वॉल्यूम के जो चेंजेस होते हैं ना उसके बारे में आईपी आपको बताती है। और इसके अंदर जो वेरियस फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं, वेरियस सेक्टर्स जो इंक्लूड करते हैं उसमें मिनरल माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम लेते हैं। और इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे सीएसओ के बारे में बात करूँ तो सीएसओ मॉस्पी के अंदर ही आता है, लेकिन अगर बात करी जाए जब भी हम यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसके अंदर हम बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, गुड ऑप्शन को नहीं करते। मॉस्पी भी करेक्ट है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो आपका है वो है डी। अगर यहाँ पे डी नहीं होता, डी की जगह कुछ और होता तो इसका आंसर ए होता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साउथ चाइना सी के बारे में पूछा गया। पुट द फॉलोइंग टेरिटरीज इन क्लॉकवाइज ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ डायरेक्शन से आपको पुटअप करना है इसको इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से। तो कंट्रीज के नाम दिए हैं, चाइना है पहले, ताइवान है, फिलीपींस, मलेशिया। तो नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, सोचिए कौन सी कंट्री पहले आएगी फिर कौन सी आएगी। चलिए एक बार मैप पे देख लेते हैं, होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ वाइज अगर देखा जाए तो चाइना है यहाँ पर, उसके बाद ताइवान है यहाँ पे, फिर फिलीपींस है, और यहाँ पे मलेशिया है, बोर्नियो, मलेशिया अगेन यहाँ पर, इंडोनेशिया बीच में है। और हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया गया है, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया। ये इसी ऑर्डर में ही आए, आप जैसे पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले चाइना आया, फिर ताइवान, फिलीपींस, देन मलेशिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लुजोन स्ट्रेट के बारे में। लुजोन स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद साउथ चाइना सी। तो कौन सी दो कंट्रीज़ को, रादर कौन सी कंट्री को ये साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है लुजोन स्ट्रेट। क्या ये इंडोनेशिया के साथ कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को, या फिर कहें कि इंडोनेशिया को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है, या फिलीपींस को कनेक्ट करता है, मलेशिया को करता है, ब्रुनेई को करता है। सोचिए चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं। लुजोन स्ट्रेट, ये आपका लुजोन आइलैंड है, ये आपकी लुजोन स्ट्रेट है, और ये आपका साउथ चाइना सी है, और ये फिलीपींस को देख सकते हैं आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोर सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोर सेक्टर इंडस्ट्री। तो किसको कोर सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, या टेक्सटाइल है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इवन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो सोचिए इसमें से वो कौन कौन सी हैं। चलिए क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली डेटा रिलीज किया जिसमें यह देखा गया कि कुछ ऐसी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है जहाँ पे 5.5% की जो ग्रोथ है उसको रजिस्टर किया गया है। और बात करी जाए 8 इंडस्ट्रीज में से 3 तो यहीं दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, टेक्सटाइल इज नॉट वन ऑफ देम। इसके अलावा और कौन कौन सी है, कोल प्रोडक्शन भी है, रिफाइनरी भी है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, ये सभी कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है विद द कंट्रीब्यूशन कि किसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पुट द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन आईआईपी। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको पता है 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं, लेकिन उन 8 कोर इंडस्ट्रीज का भी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 41 to 42% है
इसके अलावा उनका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका खुद का क्या वेटेज है, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, फिर किसका, फिर उससे कम किसका, फिर उससे कम किसका। तो स्टील दिया है, पेट्रोलियम दिया है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल। मैंने पिछली स्लाइड में आपको थोड़ा सा दिखाया था कि किसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, बट फिलहाल यहाँ पे आप मुझे आंसर में बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, जो टोटल कंट्रीब्यूशन 28% है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का उससे कम 19.85। फिर स्टील आता है 17.92 पे, कोल प्रोडक्शन 10.33, क्रूड ऑयल 8.98, नेचुरल गैस 6.88 एंड देन सीमेंट 5.37 एंड मीगर 2.63% ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए वैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल का है। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कैसे होगा, 2314। 2314 कहाँ दिए, सी के अंदर दिए, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। दीज आर टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टेम्परेरी लोन प्रोवाइड करने की एक फैसिलिटी है। देन द फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड टू बैंक्स एंड आरबीआई। जो ये फैसिलिटी है बैंक्स और आरबीआई को एक्सटेंड करी गई है। रिसीविंग पार्टी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। इसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो भी दिया जाता है, जो भी इसके अंदर एजेंसी इसको बोरो करती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, कभी भी ये नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पैसा दे रही है आरबीआई को, क्योंकि जो मनी प्रिंटिंग का काम है वो तो आरबीआई का है। रादर गवर्नमेंट तो पैसा लेती है आरबीआई से कि हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है या हमारे पास लिक्विडिटी कम है तो हमें पैसा चाहिए फॉर टेम्परेरी बेसिस। आप हमें लोन समझ के ही दीजिए और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो दी जाती है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है, दीज आर टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रॉन्ग बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू बैंक्स एंड आरबीआई, मैंने आपको अभी बताया कि ये नहीं हो सकता है। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो बोरोड अमाउंट होता है उसके साथ इंटरेस्ट भी जो होता है वो देना होता है गवर्नमेंट को। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है, रिसीविंग पार्टी जो आपका मेन उसका प्रिंसिपल अमाउंट है और साथ में इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो रिटर्न करेगी ही। तो ये जो है तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन WWF के बारे में है, जिसने रिसेंटली अपने अर्थ आवर को डिस्कस किया था। पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अभी हमने पीछे ही ये क्वेश्चन देखा था कि अर्थ आवर जो 8:30 से 9:30 बजे के बीच में हमने ऑब्जर्व किया था और वर्ल्ड वाइड फंड ने इसको ऑर्गेनाइज करती है हर साल। और यहाँ पे पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो WWF है इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, पेरिस, US, स्विट्जरलैंड। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्लैश्ड इंटरेस्ट। कौन से ऐसे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे रिसेंटली न्यूज़ थी जिस पे गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया है। क्या वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, PPF है, किसान विकास पत्र है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, गवर्नमेंट ने अभी अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको स्लैश किया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, PPF आता है और साथ में आपका किसान विकास पत्र भी आता है। तो तीनों ही जो चीज़ें हैं यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोविड-19 को फेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंस है वो यूटिलाइज हो गया और इसी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम किया जाएगा तो इससे एक रिकवरी करने में हमें आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। सनराइज मिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई और आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट्स अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। इट विल स्टडी द जाइंट स्पेस वेदर स्टॉर्म्स एंजेंडर्ड बाय सन। तो सन के ऊपर जो भी जाइंट स्पेस वेदर स्टॉर्म्स होते हैं उसको ये स्टडी करता है। द मिशन डिजाइन रिलाइज ऑन 6 सोलर पावर्ड क्यूबसेट्स। तो इसके अंदर 6 सोलर पावर्ड क्यूबसेट्स होते हैं, वो इसके अंदर डिजाइन करे हुए हैं पूरे मिशन के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज इट्स अ मिशन ऑफ नासा। नासा का ये मिशन है। सनराइज की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है। सनराइज स्टैंड्स फॉर सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे सन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होगी ही, और यहाँ पे जाइंट स्पेस वेदर स्टॉर्म्स जो सन के ऊपर एंजेंडर होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उनको स्टडी करना इस पर्टिकुलर मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसके अंदर जो सोलर पावर्ड क्यूबसेट्स हैं वो भी डाले गए, क्योंकि सन का मिशन है, सन के आसपास रहेगा, सोलर पावर करना इसको आसान रहेगा कंपेयर टू अदर फ्यूज। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर।
तो नासा ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था अपने इस मिशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में भी हमने देखा था, जहाँ पे स्लैश करी गई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आते हैं। हमने पीछे 3 इंस्ट्रूमेंट देखे थे, जिसमें किसान विकास पत्र था, पीपीएफ था, और यहाँ पे पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि स्कीम इसके अंदर आती है। व्हाट अबाउट सेविंग डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बेसिकली जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इसके अंदर 12 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिसमें से 3 हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, और यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि स्कीम हो, सेविंग डिपॉजिट्स हो, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वार्टरली इसको अनाउंस किया जाता है। देन यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में है, और कोविड-19 की वजह से ही ये न्यूज़ में था, और न्यूज़ आपने डेफिनेटली देखी होगी, और नहीं भी है तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देंगे। बट यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इसके बारे में दी गई हैं, और आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। इट रिलीजेस क्लोरीन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, हो सकती है करेक्ट हो नहीं हो। इट कैन ट्रीट स्किन वुंड्स एट 2.5 to 5%, ये भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ हैंड वॉश की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, न्यूज़ में इस वजह से थी बिकॉज यूपी के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स जो ट्रैवल कर रहे थे अपने होम स्टेट्स में, वहाँ पर उनके ऊपर ये जो डिसइंफेक्टेंट है उसको स्प्रेड किया गया था। काफ़ी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, तो पूरी कंट्रोवर्सी बन गई। कंट्रोवर्सी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस पर्टिकुलर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट रिलीजेस क्लोरीन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन इसमें से रिलीज होता है, इसलिए इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट पूल्स के, स्विमिंग पूल्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्किन को ट्रीट करने के लिए इसकी जो मात्रा ली जाती है दैट इज़ वेरी स्मॉल, 0.25 to 0.5%। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा लेंगे तो स्किन को ये हर्ट कर सकती है, और हैंड वॉश के अंदर भी बहुत ही कम मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइपा के बारे में है। टाइपा इज रजिस्टर्ड अंडर, किसके अंदर रजिस्टर किया गया टाइपा को? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, एंडोमेंट एक्ट, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो यहाँ पे आंसर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है टाइपा को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, जिसने भी अर्ज किया है कि टेलीकॉम नेटवर्क की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और यहाँ पे नेटवर्क्स के ऊपर काफ़ी यहाँ पे बोझ बढ़ रहा है, और रिसेंटली 30% सर्च देखा गया, रिक्वायरमेंट जो है इनकी बढ़ गई है। इस वजह से अगर कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वर्क फ्रॉम होम करना भी ईजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल सजेस्टेड मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। स्मॉल सेविंग स्कीम्स न्यूज़ में थी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैश करने की बात करी गई थी, और इसके वेरियस नामों के बारे में पूछा गया था। 12 सच स्कीम्स है, और यहाँ पे पूछा गया कि ये जो 12 की 12 स्कीम्स है इसको मार्केट लिंक्ड कर देना चाहिए। तो कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने ऐसे कहा था? क्या वो खुसरो कमेटी थी, श्यामलाल गोपीनाथ पैनल था, अमिताभ दवे पैनल था, या फिर किसी और ही पैनल ने ये रेकमेंड किया था? चलिए, तो आंसर हमारा है श्यामला गोपीनाथ पैनल ने ये रेकमेंड किया था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो लिंक होना चाहिए किससे? मार्केट से। तो मार्केट लिंक्ड स्कीम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हमारा है, अंडर विच आर्टिकल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की बात क्यों करी जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, कि बैकग्राउंड क्या था ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में चीज़ें वो पूछी जाती हैं, इस वजह से वो स्टैटिक सब्जेक्ट में भी पूछ ली जाती हैं। तो बैकग्राउंड डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, बट सोचिए पहले इसके आंसर के बारे में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दी गई है। चलिए, रिसेंटली हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो मीडिया हाउसेज हैं उनको समझाइए, क्योंकि कोविड की जो न्यूज़ है, काफ़ी सारी फेक न्यूज़ जो है उनके द्वारा फैलाई जा रही है, जिससे कि पूरी जो ये सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। तो अगर ये चीज़ अच्छी होगी कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से पूछ लें किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से पहले, जहाँ पर उनके फैक्ट्स करेक्ट नहीं है या फिर जहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर सर्टेन नहीं है। तो ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसा कुछ अगर आप कर सके तो प्लीज़ करिएगा। और यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात इसलिए ही करी गई है क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो मीडिया हाउसेज हो या इंडिविजुअल्स हो, वो कुछ भी चाहे तो करेंगे, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करना हो या किसी और राइट को यूज़ करना हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करने के अलावा उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जो कि आर्टिकल यहाँ पे 19 सब आर्टिकल 2 में दी गई। तो आंसर हमारा हो जाता है बी। और कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है ये दे रखी है, आप देख लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जीएसटी के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। द टैक्स इज लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल, सेल के हर पॉइंट पे ये लगाया जाता है। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज जीएसटी की जो कलेक्शन थी 2020 के अंदर वो ड्रॉप हुई है 1 लाख करोड़ से नीचे, और इस पर कितना कलेक्ट किया गया, 597 करोड़ को कलेक्ट किया गया। तो ये डिडक्शन होने की वजह से जीएसटी न्यूज़ में था। इनडायरेक्ट टैक्स है, एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स को लेवी किया जाता है, और यहाँ पे 101st अमेंडमेंट को यूज़ किया गया था इसको डालने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पीएम केयर्स के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर सिटीजंस असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो इसमें कौन कौन पैसा डाल सकता है? क्या फॉरेन गवर्नमेंट पैसा डाल सकती है, क्या एनजीओ डाल सकते हैं, इंडियन नेशनल डाल सकते हैं? सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इंडियंस नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा, और ये आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन 3 जो है वो हर जगह दिया हुआ है। सोचिए फॉरेन गवर्नमेंट्स को अलाउड होगा या नहीं होगा, एनजीओज को अलाउड होगा या नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, पीएम केयर्स इज नॉट एन एड, तो इसे एड नहीं कंसीडर किया जाता है, एंड इसी वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज ओनली एप्लीकेबल टू पीएम केयर्स फंड। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अलाउड है, और साथ में एनजीओज जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आर कवर्ड अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे जो बीमारियां हैं उनको कवर किया गया? क्या डायरिया को किया है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए इसके अंदर वेरियस बीमारियां हैं, जिसमें डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टेटनस है, पॉलीमोलाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी है। तो ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया को तो किया है, डिप्थीरिया है, डायरिया नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पे जो 7 डिसीजेज हैं उनको कवर किया गया, उनके नाम आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्यूरिफाइड टेराफ्लाइक एसिड के बारे में है, और यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो प्यूरिफाइड टेराथैलिक एसिड पीटीए के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली कहते हैं इट मेक्स 70 to 80% पॉलीएस्टर प्रोडक्ट। तो पॉलीएस्टर प्रोडक्ट्स के अंदर ये 70 to 80% इसका कंपोनेंट होता है। रिसेंटली ड्यूटी ओवर पीटीए इज रिमूव्ड, तो ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया है रिसेंटली। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि रिसेंटली हटा ली गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप ही करेक्ट हो जाती है, और पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 70 to 80% जो पॉलीएस्टर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये कंपोनेंट रहता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पीटीए के बारे में सी।